हेलो एवरीवन। एमसीक्यू सीरीज का आज मेरा 5वां लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 22 जून के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं हूं अनुराग गुप्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आईसीएमआर ने यूजर फ्रेंडली पीपीई किट को मंजूरी दे दी है। पीपीई किट का नाम है, तो उस पीपीई किट का नाम क्या है? तो पहले हम जान लेते हैं कि पीपीई किट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो इसमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनके लिए है ये। तो उसमें क्या होता है कि जैसे शू कवर होता है, प्रोटेक्टिंग गूगल्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, और जो ये पूरा बॉडी कवर होता है हुड के साथ, तो इसी किट में यही सारी चीज़ें दी गई हैं। और ये किट जो है तो किसी अन्य किट की तुलना में काफ़ी बेहतर है। और कुछ टाइम पहले इस किट को मुंबई में स्थित एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन, जो आर्मी की होती है, हाँ, तो उन्हीं के एक डॉक्टर ने बनाया है। किसको? पीपीई किट को किसने बनाया है? मुंबई में एक जो स्थित है, कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन। ठीक है, अब जान लेते हैं आईसीएमआर के बारे में। ये आईसीएमआर है क्या? अभी हमने पीपीई किट के बारे में जान लिया और कौन बनाया है इसको हमने जान लिया कि किसने बनाया है। अब आईसीएमआर के बारे में जान लेते हैं। तो आईसीएमआर है क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? 1911 में। ठीक, 1911 में इसको IRFA के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और फिर इसको जो है तो 1949 में ICMR के नाम से जाना गया। इसका रीनेम्ड कर दिया गया, नाम बदल दिया गया। तो ICMR के नाम से 1949 में इसको जाना गया। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं तो वो कौन है? बलराम भार्गव। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर है हमारा नवरक्षक। आईसीएमआर ने यूजर फ्रेंडली पीपी किट को मंजूरी दे दी है। पीपी किट का नाम है नवरक्षक। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 20 जून को। हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है वही कहलाता है हमारा विश्व शरणार्थी दिवस। कुछ देशों से ज़्यादा जो लोग रिफ्यूजी आते हैं, जैसे कि सीरिया हो गया हमारा, अफ़गानिस्तान, म्यांमार हो गया, सोमालिया हो गया, यहाँ से रिफ्यूजीज जो हैं तो वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा 20 जून। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? उर्जित पटेल के द्वारा, और उर्जित पटेल को चुना गया है। तो NIPFP है क्या चीज़? तो इसको हम जान लेते हैं। NIPFP और इसके अध्यक्ष कौन चुना गया? उर्जित पटेल। तो NIPFP है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है NIPFP, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है ना। तो NIPFP के अध्यक्ष ही हमारे उर्जित पटेल हैं। और ये भी आपको पता होगा कि उर्जित पटेल RBI के गवर्नर रह चुके हैं। लगभग 2 साल 3 महीने तक इन्होंने गवर्नर के तौर पर देश की सेवा की है। ठीक है, और आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश ने लगाया है, वो में 5th क्लास तक। और 6 to 8 के लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया है कि आपको 2 सेशन में क्लास लेना है और 45 मिनट की क्लासेस लेना है। इससे पहले जो है तो
कर्नाटका में भी जो है तो 5th क्लास तक की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस सारी बैन कर दी गई हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कुछ मध्य प्रदेश के बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल है। और यहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें अगर तो यहाँ 52 हैं, और जिसका फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना, वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और गवर्नर है लालजी टंडन। ठीक है, तो अब चलते हैं। हाल ही में खदान व कोयला मंत्री ने किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये सत्यभामा है। सत्यभामा ये हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में इंग्लिश में है। SATYABHAMA। और ये जो है ये इसके अंतर्गत आता है, आत्मनिर्भर भारत जो है योजना इसके अंतर्गत आता है। तो इसका पहले पूरा नाम जान लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और इसको लॉन्च किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने किया है, जो कि हैं खदान व कोयला मंत्री हैं। ठीक, समझ में आ गया? प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है और वो खदान व कोयला मंत्री हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में PS वेदर, ये PS नहीं है, TS वेदर है। TS और वेदर WEATHER वेदर। तो ये TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। तो कहाँ हुआ है? ये तेलंगाना में हुआ है। तो ये ऐप का काम क्या है? ये ऐप का काम होगा कि ये वेदर की इन्फॉर्मेशन दे देगा, रेनफॉल वार्निंग दे देगा आपको। और स्टेट प्लानिंग बोर्ड ने जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड है, इसी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो उसके चेयरमैन हैं विनोद कुमार, और इन्होंने ही लॉन्च किया है। जो तेलंगाना के स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं विनोद कुमार, उन्होंने ही TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 होम्स स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है इसका आंसर, उड़ीसा। और ये जो कोविड-19 लिखा हुआ है, ये कोविड-19 होम्स नहीं है, मैं भी खुद मिस्टेक कर रहा हूँ। ये है कोविड केयर होम्स, ये कोविड केयर होम्स है। तो ये उड़ीसा राज्य ने ये घोषणा की है। तो ठीक है, अब जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि यहाँ का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट 30 है, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। भुवनेश्वर इसका कैपिटल है। गवर्नर यहाँ के कौन है? गणेशी लाल। और नवीन पटनायक यहाँ के CM हैं। CM कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ADB के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक संकुचित रह सकती है? तो ये इसका आंसर है 4%। अब हम जान लेते हैं कि ADB क्या है ये। तो इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका फॉर्मेशन जो हुआ था तो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। तो इसका काम क्या है? ये काम क्या करता है? तो ये किसी भी देश को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। किसी भी देश मतलब एशिया के देशों को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जैसे कि ऋण देना हो गया, तकनीकी सहायता, जैसे टेक्निकल असिस्टेंस इसको बोलेंगे, असिस्टेंस। ठीक है, और एडवाइजरी सर्विस का भी काम करता है ये ADB। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। और आगे चलें तो हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहाँ ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये है पुणे हमारा। पुणे में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है। अब आते हैं भारत कब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा? तो इसका आंसर है
अगस्त 2021। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने पहले भी बताया था, डिस्कस किया था, फिर से कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 193 मेंबर्स हैं और इसके मेन 6 ऑर्गन्स हैं जिसको हम बोलते हैं अंग। इसके मुख्यतः 6 अंग हैं। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, छठवां है यूएन सेक्रेटरीट। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है तो नॉन परमानेंट होते हैं। अब भारत जो भी नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और मैं बता दूं कि 193 में से 192 मेंबर्स प्रेजेंट थे और इंडिया को 184 वोट्स मिले थे नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए, तो बन गया। हर साल क्या होता है? हर साल इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं तो 5 मेंबर जो तो ऐड होते हैं और 5 मेंबर रिटायर भी होते जाते हैं। ये हर साल ऐसा होता है। और जो परमानेंट मेंबर्स है वो परमानेंट मेंबर्स ही रहेंगे हमेशा। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है तो रिप्लेस होते रहते हैं हर साल 5-5। तो जैसे भारत अभी नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है तो सभी देशों को जो तो अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है 1-1 महीने के अंतराल में। जैसे कि इंडिया को मिलेगा, फिर जो और भी नॉन परमानेंट मेंबर हैं तो हर साल मिलता है। 1 साल में एक बार एक देश को मिलता है और उसका कार्यकाल होता है, मतलब 1 महीने की अध्यक्षता मिलती है। तो इंडिया को जो है तो अगस्त में मिलेगा, उसी की बात कर रहा है जो अगस्त 2021 बोला हुआ है। तो अध्यक्ष जो बनाएगा तो 2021 का अगस्त में बनाएगा इंडिया को, ठीक है। तो और एक बार 2022 में भी मौका मिलेगा इंडिया को अध्यक्ष बनने का, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद। और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।